वृक्ष है। चरित्र एक वृक्ष है। यश प्रतिष्ठा सम्मान उसकी छाया है। विडंबना यह है वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो इंटरफेरेंस जो है क्या बोला था कि दो वेव जब मिलती हैं तो जो घटना होती है उसे कहा था इंटरफेरेंस, यानी दो वेव्स का मिलना ही क्या है, इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स मिलती हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है उस घटना का जिक्र करते हैं, यानी जो इंटरफेरेंस है उसे डिफाइन कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं आज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की थी, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत की बात की थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी मोर देन वन वेव मीडियम में प्रोपोगेट हो रही हैं तो उस समय किसी क्षण किसी कण का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल वेव के कारण उस कण के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक, ये बात कल डिस्कस हुई थी। तो अब हम क्या करते हैं कि इंटरफेरेंस एक्चुअल में हो क्या रहा होगा इंटरफेरेंस में उसकी बात करते हैं। सपोज कर रहे हैं दो वेव हैं और वो मीडियम में एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, एक ही डायरेक्शन में संचरित हो रही है। दोनों तरंगों के जो आयाम हैं, एम्पलीट्यूड है, वो इक्वल हैं और वो एम्पलीट्यूड हम स्मॉल a कह रहे हैं। ठीक है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो अब हमने कहा कि दो वेव है प्रोपोगेट हो रही है जब वो सेम फेज में मिलती है। सेम फेज का मतलब है एक वेव का जहां पे श्रृंग है यानी क्रेस्ट है, दूसरी वेव का भी क्रेस्ट वहीं पर है। तो सेम फेज, फेज क्या था आपको याद आ रहा होगा, जो वेव इक्वेशन हम लोग लिखते थे y = a sin ओमेगा t माइनस kx। तो ये जो क्वांटिटी है ओमेगा t माइनस kx, इसी को हमने फेज कहा था। जिन लोगों ने फेज और फेज डिफरेंस नहीं सीखा है वो वीडियो अपलोड है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल रहेगा आपका ये। तो फेज क्या है, यही तो क्वांटिटी फेज है। तो सेम फेज का मतलब है जब ये क्वांटिटी दोनों वेव के लिए क्या हो, इक्वल हो। एम्पलीट्यूड दोनों के हमने इक्वल ले लिए और एम्पलीट्यूड को हमने कहा है स्मॉल a। ठीक है, तो आप देखो क्या करें, जब सेम फेज में मिलेगी तो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, ऐड अप होंगे, यानी पहली वेव भी पार्टिकल को अपवर्ड ले जाना चाहेगी और दूसरी वेव भी पार्टिकल को क्या है, अपवर्ड ले जाना चाहेगी, या डाउनवर्ड जा रहा होगा तो डाउनवर्ड, यानी एक ही जैसी सिचुएशन होगी पार्टिकल के लिए उन दोनों वेव, या यूं कह लीजिए दोनों वेव पार्टिकल को एक तरीके से ही डील करेगी। क्योंकि फेज सेम है तो फेज क्या बताता है, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का जो फेज है वो ये बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। कि पूरा डिस्कशन आपका फेज एंड फेज डिफरेंस वीडियो में हमने किया है। जब क्लास हुई थी, अपलोडेड वीडियो है आपका चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो जब सेम फेज में मिल रहे हैं इसका मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, अगर उसे हम AR कहते हैं, तो क्या वो दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके सम के इक्वल होगा। यानी पार्टिकल को पहली वेव भी अपवर्ड ले जा रही है, दूसरी वेव भी अपवर्ड ले जा रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में ले जा रही है, कुल मिला के ये हम बोल दें। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिल गया कितना, 2a। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया 2a। फ्रीक्वेंसी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f हो और वेव की वेलोसिटी v हो, एम्पलीट्यूड अगर वेव का a है, तो क्या कल हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है वो किस फार्मूले से दी जाती है, याद होगा आपको, I = 2π²f²a² ρv। रो क्या है, उस मीडियम की डेंसिटी है जिसमें वेव प्रोपोगेट हो रही है, संचरित हो रही है। ठीक है,
p वेव वेलोसिटी है, a एम्पलीट्यूड है, f फ्रीक्वेंसी है वेव की। तो क्या यहां से आप देखो, क्या हम कह रहे हैं कि I प्रपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी जो इंटेंसिटी है वेव के लिए वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देखो जब दोनों वेव सेम फेज में मिल रही हैं, सेम फेज की बात कर रहे हैं, सेम फेज, तो सेम फेज में क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एड अप हो गया, जुड़ गया। तो क्या हम कहें कि सेम फेज में जिन पॉइंट पर मिलेगी वेव, उन पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम बता सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, उसे आई आर कहते हैं। तो क्या आई आर प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए आर स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ए आर यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, 2a। तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी 2a का स्क्वायर, या प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4a स्क्वायर, या इक्वल करते हैं कोई एक कांस्टेंट हम c ले लें, c टाइम्स 4a स्क्वायर। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पर हमें मिली है जिस पॉइंट पर जो वेव है वो सेम फेज में मिल रही है। ठीक है, अब हम कह दें कि ऐसे पॉइंट पर वेव मिल रही है जहां अपोजिट फेज में दोनों वेव हैं, तो उस पार्टिकल के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर हम कहें कि सेम फेज के बजाय अपोजिट फेज में मिल रही है, यहां लिख लें अपोजिट फेज में मिल रही है। अपोजिट फेज का मतलब एक ऊपर ले जाना चाह रही है पार्टिकल को और एक नीचे ले जाना चाह रही है, यानी एक का क्रेस्ट जहां पर है, श्रृंग है, दूसरी का वहीं पर क्या है, क्रेस्ट है, ट्रफ है। यानी एक का श्रृंग जहां है, दूसरी का क्या है, गर्भ है। ऐसे इस तरीके से, एक ऐसी है, दूसरी इस तरीके से। तो उस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट जो होगा, आपका एम्पलीट्यूड कह लीजिए, एम्पलीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पर जहां पर वेव अपोजिट फेज में मिल रही है, उस पॉइंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, a माइनस a, यानी क्या हो गया, 0। तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 उस पॉइंट पर जहां वेव अपोजिट फेज में मिल रही है। ठीक है, अब देखिए अगर सुपरपोजिशन ना हो रहा होता, यानी इंडिविजुअल वेव ही अकेले अकेले प्रोपोगेट हो रही होती, तो क्या होता, तो पहली वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका a, दूसरी का भी एम्पलीट्यूड a है। अगर इंडिविजुअली प्रोपोगेट हो रही होती अलग अलग, तो पहली वेव के लिए क्या हम कहें, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, या इज इक्वल टू हम कह दें ca स्क्वायर। c कांस्टेंट है, वही मीडियम है, इसलिए जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है सेम रखा है। ठीक, ऐसे ही दूसरी वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाती, ca स्क्वायर, क्योंकि उसका भी एम्पलीट्यूड a है। अब अगर सुपरपोजिशन ना हो रहा होता, तो जिस पॉइंट पर दोनों वेव सेम फेज में सुपर इंपोज कर रही हैं या अपोजिट फेज में सुपर इंपोज कर रही हैं, अगर सुपरपोजिशन ना हो रहा होता, एक वेव उस पॉइंट से गुजरती, फिर उसके बाद दूसरी वेव गुजारी जाती, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाती, दोनों इंटेंसिटीज के, दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम के इक्वल हो जाती। यानी अगर सुपरपोजिशन ना हो रहा होता, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती वो क्या होती, I1 प्लस I2, यानी कितना हो जाती, 2ca स्क्वायर। सुपरपोजिशन अगर ना हो रहा होता, क्या ये सारी बातें सेम फेज में मिलना, अपोजिट फेज में मिलना क्या होता है, उसके बाद ये डिस्कशन के बाद क्या ये कंक्लूजन ये हम निकाल सकते हैं कि जब सुपरपोजिशन नहीं हो रहा था, तो हर पॉइंट पर पार्टिकल, हर पॉइंट पर जो वेव की इंटेंसिटी है वो क्या है, 2ca स्क्वायर। और जब सुपरपोजिशन हुआ तो वेव की इंटेंसिटी उन पॉइंट पर बढ़ गई जहां सेम फेज में सुपर इंपोज हो रही थी, जहां सेम फेज में वेव मिल रही थी, और उन पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4ca स्क्वायर। और जहां पर अपोजिट फेज में वेव मिल रही हैं, वहां पर इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0। किसके कारण, सुपरपोजिशन के कारण।
तो क्या देखो, इन दोनों पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम जोड़ें तो क्या 4Ca² प्लस 0 कितनी रहेगी? 4Ca² ही रहेगी। सुपरपोजिशन जब हुआ तो अगर सुपरपोजिशन ना हो रहा होता तो जहां पर सेम फेज में मिल रही थी वहां पर भी 2Ca² होती, और जहां अपोजिट फेज में मिल रही है वहां पर भी 2Ca² होती। अब भी टोटल एनर्जी वेव की कितनी होती? 4Ca²। तो क्या एक लाइन हम ये बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन के कारण जो एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया? पहले दोनों जगह सेम थी, अब एक जगह बढ़ गई और दूसरी जगह क्या हो गई? घट गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वेव एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ड्यू टू सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन के कारण वेव की एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की इस घटना को ही इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहा जाता है। यानी अध्यारोपण के कारण माध्यम में तरंग की ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन इज टर्म्ड एज इंटरफेरेंस। नोट कर लीजिए ये बात, नोट करिए। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इंटरफेरेंस में क्या हुआ कि जहां सेम फेज में मिल रही है वेव वहां तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, और जहां अपोजिट फेज में मिल रही है वेव वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिल गई। तो जिन पॉइंट पर सेम फेज में वेव इंटरफेयर कर रही हैं, सुपर इंपोज हो रही हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण के बिंदु या पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिन बिंदुओं पर वेव अपोजिट फेज में मिल रही है वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण के बिंदु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करिए ये बात, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो लास्ट क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं टॉपिक, उनसे रिलेटेड। फिर हम उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिसाजू फिगर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप, उसको पहले सॉल्व करिए, फिर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, लिसाज चित्र। तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लिखिए भाई, नींद तो नहीं आ रही है सबको? अपने ऊपर भरोसा रखिए और हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत पूछना दिल से मेहनत कैसी होती। क्वेश्चन लिखिएगा आपका। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.25 साइन 2 पाई t/100 माइनस 3x/20। क्वेश्चन दिख रहा सबको? उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखो, फाइंड करना है हमें, क्या करना है? फाइंड नंबर 1 में वेव वेलोसिटी।
वेव वेलोसिटी यानी v। नंबर 2 में फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 में फाइंड करना है आपको लैम्डा। नंबर 4 में फाइंड करना है आपको पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी यानी वीपी। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी। और पार्टिकल वेलोसिटी आपको कब निकालना है, वीपी कब निकालना है, व्हेन t is equal to 0 and x is equal to कितना करते हैं, x is equal to 2। हम कर दे रहे हैं x is equal to 6 या x is equal to ले लेते हैं आपका 20। यानी टाइम क्या है 0 सेकेंड और x is equal to क्या है 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, ट्राई करिए। 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं और 2 मिनट में आप गुनगुनाते हुए क्या गुनगुनाएंगे, वेव वेव वेव। और ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग कैलकुलेट करते जाए वो कमेंट करते जाए, वैल्यू कमेंट करते जाए। चलिए, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, फिर मैं सलूशन बता रहा हूं। ठीक है, रोज समझते हैं, समझ में भी आता है और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक जरूर करिए अपना समझ के। ठीक है, तो चलिए हम इसका सलूशन बता रहे हैं। क्या प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हमने पढ़ाई थी आपको, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन, और उसमें से एक फॉर्मेट ऐसा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कई फॉर्मेट हमने दिखाए थे, कई रूप दिखाए थे। हमने बोला था कि ये जो प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन है ये बहुरूपिया है, इसमें बहुत सारे फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। आप एक ही फॉर्म ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, गलत लिख दें, तो एक ही ये फॉर्म आप याद रखिएगा। हम इसी से कंपेयर करने वाले हैं गिवन इक्वेशन को। तो देखो मन की आंखों से, इस जो ये इक्वेशन है प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव इक्वेशन, इसकी गिवन इक्वेशन से क्या, देखो गिवन इक्वेशन वेव की इक्वेशन है क्योंकि क्या है, समथिंग इनटू टी और समथिंग इनटू एक्स है। ठीक है, हमने बोला था किस टाइप का हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ऐसा बोला था ना कि अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ mx प्लस माइनस nt इस टाइप की है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही साथ x और t की हर एक वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, y डिफाइन होना चाहिए। तो देखो साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो x और t की कुछ भी वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू कहाँ आएगी, -1 से +1 के बीच में आएगी। तो y डिफाइंड है और फॉरवर्ड भी इस जैसा है, इसलिए गिवन इक्वेशन वेव इक्वेशन है। ठीक है, यस आर नो, यस आर नो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है इससे कंपेयर कर लेंगे, जो वेव इक्वेशन हार्मोनिक वाली है आपकी, इससे कंपेयर कर देंगे गिवन इक्वेशन को। तो देखो कंपेयर करें तो क्या a मिल गया है। ठीक है, a तो हमने पूछा भी नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए a भी मिल गया आपको। a कितना है 0.25, a मिल गया। क्या देखो ओमेगा टी की जगह पर, क्या ओमेगा टी की जगह पर आपको दिख गया पाई टी अपान 50, 2 पाई अंदर ले जाओगे ना, तो ओमेगा टी की जगह पर दिख गया आपको पाई टी अपान 50। तो कंपेयर कर लेते हैं, यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना है, पाई टी अपान 50। तो क्या यहां से ओमेगा मिल गया पाई अपान 50, सही है। ओमेगा मिल गया तो क्या हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई,
ओमेगा मिल गया, तो क्या ओमेगा होता है 2πf, और ये कितना मिला हमें पाई अपान 50। तो पाई पाई मर गया, फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई आपको, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू मिल गया कितना 1/100 हर्ट्ज। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आई है। ठीक, सही लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब देखो क्या के एक्स का कोफिशिएंट क्या है, के है, और यहां देखो क्या एक्स के साथ में आपका कितना है 2π3/20 एक्स के साथ में, यानी के एक्स की जगह पर यहां पर क्या लिखा है 2π×3/20x। तो इसको यहां लिखते, दिख रहा है, यहां दिख रहा, चलिए यहां लिखते हैं, इधर यहीं पे लिखते हैं, ऊपर यहीं पे लिख रहे हैं। तो kx की जगह पर क्या आपको दिखा 2π×3x/20। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 2π×3/20, और k होता कितना है, k होता है 2π/λ। 2π/λ कितना दे गया 2π×3/20। तो क्या लैम्डा मिल गया यहां से, 2π से 2π मर गया, तो क्या यहां से लैम्डा आपको मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका 20/3। ठीक है, 20/3 मीटर। लैम्डा होता क्या है, लैम्डा होता है वेव द्वारा एक टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस। तो लैम्डा मिल गया, एफ मिल गया, क्या है वेव इक्वेशन, वेव वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहां से क्या वेलोसिटी मिल जाएगी, यहां से वेलोसिटी मिल जाएगी। कमेंट करिए कितना आया वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही। ठीक है, f है आपका 1/100 और लैम्डा है 20/3, यानी 1/100 इंटू 20/3 यानी 1/15 मीटर पर सेकेंड। दिख रहा आपको, दिख रहा है, ठीक है, 1/15 वेलोसिटी मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई, लैम्डा मिल गया। एक बचा है पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ठीक है, ये सब हटा दें, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं कर पाए। ठीक है, हटा रहे हैं। अब देखो हमें चाहिए पार्टिकल वेलोसिटी, राइट। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, पार्टिकल कहां जा रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम के अबाउट अप एंड डाउन, यानी y क्या है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम y का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, यानी जो पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी डेवर y अपान डेवर t। तो ये आप यहां से डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशिएट करके जो भी आए उसमें t की जगह क्या रखना है हमें 0, और x की जगह कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया था x की जगह कितना रखना है आपका 20 मीटर रख दीजिएगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। इसे कैलकुलेट करके आपको कल मॉर्निंग में क्लास में बताना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। कैलकुलेट कर सके तो 1 मिनट हमने टाइम दिया, आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर हमें बता दीजिए, कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी पार्टिकल वेलोसिटी आप निकाल लोगे। प्रैक्टिस जितने ज्यादा करोगे ऑब्जेक्टिव में उतना ही आपको सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक अब हम डाल रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे लिसाजूस फिगर। लिसाजूस फिगर, लिसाजूस फिगर, या हिंदी में कहते हैं लिसाज के चित्र, लिसाज के चित्र। लिसाजूस फिगर क्या होते हैं पहले वो समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखो लिसाज के चित्र क्या है,
इसे और भी नाम दिया जाता है बाउडिच पैटर्न। एक और नाम है, इस नाम से भी हो सकता पूछ लिया जाए, बाउडिच, TCH, बाउडिच कर्व भी कहते हैं या बाउडिच पैटर्न, कर्व या पैटर्न। मिल जाएगा आपका, टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है। DS माथुर आप दे सकते हैं, इंग्लिश वाले खासतौर से DS माथुर में आप दे सकते हैं, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। और भी बुक्स हैं, SC वर्मा देख सकते हैं आप, JC उपाध्याय है, आपको क्लास में हमने बुक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आपका लिसाजुस फिगर क्या है वो देखिएगा। देखो जो ये वेव है हमारी, वेव में जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, जब वेव प्रोपोगेट हो रही है आगे की तरफ, तो जो पार्टिकल है आपकी वो क्या कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और जो ये पैटर्न है वेव का, क्या वो साइनोसॉइडल होता है, यानी एक फाइनाइट टाइम के बाद अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है, पीरियोडिक होता है कुल मिला के। तो ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फंक्शन है, साइन और कॉस, जो पीरियोडिक होते हैं। तो या तो हम वेव को साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या कॉस के टर्म में, और हम नाम देते हैं कैसी है वेव, साइनोसॉइडल है आपका। तो अगर कोई साइनोसॉइडल वेव, दो वेव हैं और वो ऐसा प्रोपोगेट हो रही हैं कि उनकी जो एक्सिस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे हमने कहा कि एक वेव क्या जा रही है, इस तरीके से जा रही है, देखिएगा ध्यान से, एक वेव इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक जा रही है आपका, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से आपका जा रहा है, और दूसरा आपका ये जा रहा है। तो क्या दोनों की जो एक्सिस है, यानी जो मीन पोजीशन जिनके अबाउट SHM हो रहा है, वो एक्सिस क्या दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। तो जब भी SHM यानी जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो उनके इफेक्ट में मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करते हैं, एक बंद पथ निर्मित करते हैं। इस बंद पथ को ही लिसाज के चित्र कहा जाता है या बाउडिच पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा आपका, व्हेनेवर टू SHM वेव्स आर, यानी सरल आवर्त गति करती हुई वेव या सरल आवर्त गति परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हो रही हैं, तो उनके इफेक्ट में मीडियम के पार्टिकल एक बंद लूप निर्मित करेंगे या बंद वक्र निर्मित करेंगे, जिसे लिसाज के चित्र कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, लिसाज के चित्र जो है वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जो SHM हो रही है उनका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी जो SHM में वेव है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनका एम्पलीट्यूड कितना है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उनके बीच फेज रिलेशनशिप क्या है। तो लिसाज के चित्र जो है वो तीन मेन बातों पे डिपेंड करते हैं। एक तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM वेव, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। और ऐसे कर्व जो कब मिलते हैं, जब सरल आवर्त गतियां कैसी डायरेक्शन में हो रही हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही हो, तो उनके इफेक्ट में मीडियम के पार्टिकल द्वारा निर्मित बंद पथ ही या निर्मित बंद वक्र ही लिसाज का चित्र कहा जाएगा या कहलाएगा। तीन बातों पर मुख्यतः डिपेंड करता है। SHM करती हुई जो वेव है उनके एम्पलीट्यूड कैसे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या रेशियो है, और उनके फेज रिलेशनशिप कैसे है, उनके बीच फेज रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी में रेशियो 1:1 है, और फेज डिफरेंस हम फाई ले रहे हैं। फाई की वैल्यू हम कुछ भी रख लेंगे, 0, π/4, π/2, पाई, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, लिसाज फिगर व्हेन फ्रीक्वेंसी रेशियो इज 1:1। लिसाज के चित्र जब आवृत्तियों में अनुपात 1:1 हो। फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना है, 1:1, यानी दोनों SHM वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है,
सेम। मान लेते हैं एक वेव x डायरेक्शन में जा रही है एसएचएम करते हुए, दूसरी क्या है आपका y डायरेक्शन में, ठीक है। तो सरल आवर्त गति जो है एक x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है, और उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच फाई है। तो इस स्थिति में लिसाजो के चित्र कैसे बनेंगे उसके लिए एक जनरल इक्वेशन पहले निकालते हैं, यानी जनरल फाई के टर्म में, फिर फाई चेंज करके हम देखते जाएंगे डिफरेंट फाई के लिए कैसे लिसाजो के चित्र बनेंगे, ठीक है। तो मान लिया जो x डायरेक्शन में वेव एसएचएम जा रहा है, सरल आवर्त गति जो x डायरेक्शन में हो रही है, उसके लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो हम दे रहे हैं x इज इक्वल टू हम दे रहे हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। देखो सरल आवर्त गति है, वेव हमने इसलिए बोल दिया आपको समझने के लिए कि वेव इस तरीके से गतियां जा रही है, आपको दिख रहा है कि ये गति हो रही है, तो इसीलिए वेव की इक्वेशन नहीं होगी, ये क्या है सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि वेव में तो क्या होता है आपका mx प्लस nt जैसा होता है फंक्शन, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट पे क्या है आपका केवल t है, mx प्लस nt जैसा फंक्शन नहीं है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को, सरल आवर्त गति को, ठीक है। तो जब भी दो सरल आवर्त गति परस्पर लंबवत दिशा में हो रही होंगी तो उनके प्रभाव के अंतर्गत माध्यम के कारण एक बंद कर्व निर्मित करते हैं जिसे लिसाज के चित्र या बाउडिच पैटर्न बोला जाता है। तो क्या दूसरी हमने कह दिया कि y डायरेक्शन में जा रही है, जिसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू लिखेंगे b साइन ओमेगा t। दोनों की फ्रीक्वेंसियां सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है 5, किनके बीच, सरल आवर्त गतियों के बीच, ठीक है। अब देखिएगा क्या हम यहां से निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। क्या इक्वेशन नंबर 2 से हमें दिख रहा है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, साइन ओमेगा टी वाई अपॉन बी। तो क्या कॉस ओमेगा टी भी निकाल सकते हैं, कॉस ओमेगा टी क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। तो क्या हम कॉस ओमेगा टी भी मिल जाएगा यहां से, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सही लिखा, बताइए यस और नो, आप लोग कमेंट करिए क्या हम सही लिख रहे हैं। साइन ओमेगा टी अगर पता हो तो कॉस ओमेगा टी ऐसा आ सकता है। देख रहे हैं कमेंट कौन कर रहा है, ठीक है मान लेते हैं। अब देखो क्या इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हम ऐसे लिख दें x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, और साइन a प्लस b का फार्मूला आपको पता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो वो फार्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं। तो x अपॉन a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, x अपॉन a इज इक्वल, ठीक है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पता, फिट कर देते हैं और ऐसा करते हैं कि जो रूट वाला टर्म है उसे अलग कर लेते हैं, यानी ये टर्म उठा के हम इधर लिए जा रहे हैं, रूट वाला टर्म इधर लिख रहे हैं, ठीक है। यानी हम ऐसे कह रहे हैं x अपॉन a माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है y अपॉन b, ये y अपॉन b और cos 5 इज इक्वल टू, ये टर्म बचा इधर cos ओमेगा टी यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और साइन 5, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है इसका हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, हम रूट हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। रूट हटा देंगे तो एक देखते हैं एक सिंपल सी इक्वेशन हो सकता है मिल जाए। तो यहां हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड क्या कर दें स्क्वायर कर दें। तो इसका होल स्क्वायर होगा, इधर से ये रूट हटेगा, साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर देते हैं इक्वेशन का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिएगा
और स्क्वायर करके हम लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2xy अपान ए बी कॉस 5 इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, और साइन स्क्वायर 5, तो ये साइन स्क्वायर 5 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 5 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, इतना तय करें इसको, राइट। अब देखो, मन की आंखों से देखना, एक स्टेप हम आगे का लिखेंगे, आपको बता रहे हैं। ये देखो, जो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो गया तो यहां देखो ये cos स्क्वायर 5 के साथ भी ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर है, दोनों से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक स्टेप हम गैप करके लिख रहे हैं, यानी ये टर्म और ये टर्म मिल करके क्या देंगे हमें, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये है ही, ये दोनों टर्म मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 तो 1 हो गया, माइनस का ये टर्म बचा 2xy अपान ए बी और cos 5 इज इक्वल टू यहां बचा साइन स्क्वायर 5। क्वेश्चन नंबर हम दे दें इसको, 2 पढ़ चुके थे, इसको 3rd नंबर दे दें। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन आई, कमेंट करो यस, यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, फाई की डिफरेंट वैल्यू के लिए देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और जो रिजल्ट मिलेगा वैसा ही लिसाज का फिगर होगा उस फेज डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले देखो हम क्या करें कि फाई इज इक्वल टू क्या हम रख रहे हैं, यानी केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0। तो क्या देखो, जैसे ही फाई 0 रखा तो cos फाई क्या हो गया 1, साइन फाई क्या हो गया 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई अपान ए बी इज इक्वल टू 0। तो क्या हम कह सकते हैं, इसको लिख दें हम एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, बताइए जल्दी से, सही है। या इसको क्या यहां से हम y निकाल सकते हैं, यहां से देखो ये y निकाल सकते हैं, यानी एक टर्म इसका अलग करें, 2 है क्या यहां से हम y निकाल सकते हैं, क्या y आ जाएगा b अपान a इंटू एक्स, b अपान a इंटू एक्स। क्या ये y इज इक्वल टू mx जैसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, m क्या है यहां पर है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो क्या हम कहते हैं कि इस केस में जो लिसाज का फिगर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो कैसा बनेगा, हटा दें इसको, हटा दें, ठीक है। तो केस फर्स्ट में जो लिसाज का फिगर बनेगा वो इस तरीके से होगा, ये हमने क्या किया, क्लोज्ड कर लिया सबसे पहले तो, ठीक है, ये आपकी y हो जाएगी और ये x होगी। तो क्या हम कहते हैं इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपका ये वाली स्ट्रेट लाइन, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में लिसाज का फिगर ऐसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। बना लीजिएगा ये डायग्राम।
अब क्या करते हैं, सेकंड केस लेते हैं, डायग्राम बन जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर लिखने में परेशानी हो रही है, थोड़ा टाइम से हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में जब फाई कितना ले रहे हैं हम, फाई ले रहे हैं पाई बाई 4 यानी 45, पाई हम ले रहे हैं 45। फाइव है बेचारा, बेचारा फाई ही सब झेल रहा है। ठीक है, तो फाइव ले लिया हमने कितना, पाई बाई 4। अब फाइव की जगह पाई बाई 4 रखिए, तो साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 कितना होगा, साइन 45 रखिए। जल्दी से क्वेश्चन निकालिए, पाई बाई 4 पे क्वेश्चन निकालिए, रख दें। ठीक है, साइन 45 यानी 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2 बचेगा। कॉस 45 1/√2, 2 ऊपर है तो नीचे √2 बचे, ऊपर √2 बचेगा। कॉस 45 1/√2, √2 से यहाँ का एक √2 मर जाएगा तो ऊपर √2 बचेगा। तो यानी हमारे पास अब इक्वेशन आएगी, ये जो है थर्ड नंबर कन्वर्ट हो जाएगी, x² प्लस y² माइनस √2xy/ab इज इक्वल टू हाफ। फिर से तेरी याद आई, मतलब मैथ की याद आई, तो फिर से मैथ को याद करो। क्या ये इक्वेशन एलिप्स की है और एक ऐसे इलिप्स की है जो y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक है। रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सिस बदल जाएंगे। तो क्या ये y इज इक्वल टू x के अबाउट एक सिमेट्रिक इलिप्स की इक्वेशन है? देखिए, ट्राई करिए मैथ से। इलिप्स है, पैराबोला, इलिप्स है, ठीक है, दीर्घवृत्त। तो ये जो है एक y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। तो इस केस में जो निशाज का चित्र होगा वो y बराबर x के अबाउट एक एलिप्स होगा, यानी दीर्घवृत्त होगा। तो हम बना रहे हैं डायग्राम्स में, इस तरीके का बनेगा। पहले डब्बा बनाते हैं क्योंकि क्लोज होना चाहिए, तो ये डब्बा बना दिया हमने, छोटा कर लेते हैं डब्बा। ठीक है, एलिप्स बनाना है भाई। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x के अबाउट ये अच्छा सा एलिप्स बना लेना, बहुत अच्छा नहीं बनाना। y इज इक्वल टू x के अबाउट ये एक दीर्घवृत्त मिल गया। इस केस में निशाज का चित्र ऐसा होगा। आप देखो क्या करें, बन गया होगा आपका डायग्राम, स्मार्ट बना होगा, खूबसूरत होगा। ठीक है भाई, चलिए, सभी खूबसूरत हैं डायग्राम जो आप द्वारा बनाए गए। आप क्या करेंगे, केस थर्ड लेते हैं और केस थर्ड में फाई को हम रखते हैं पाई बाई 2 यानी 90 रख लेते हैं। तो फाई इन केस नंबर थर्ड व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 यानी 90, तो रख दीजिए। साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। ठीक है, रख दीजिए। तो रख देते हैं यहाँ पे, तो cos 90 0, तो ये टर्म तो मर जाएगा, sin 90 1, तो ये टर्म बचेगा। यानी हमारे पास इक्वेशन आएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। क्या यही इक्वेशन आई? क्या ये एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन है? दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। अगर मान लो इसी को हमें एक वृत्त में यानी सर्किल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर्किल की इक्वेशन होती है x²
प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इसे सर्किल में कन्वर्ट करना है, सर्किल की इक्वेशन में, तो क्या चेंज करना पड़ेगा वो आप कमेंट करिए। फिलहाल ये किसकी समीकरण है? दीर्घवृत्त की। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना दीजिए या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना दीजिए। तो एक दीर्घवृत्त बनाते हैं इस केस के लिए, यानी इस केस में जो निशाज का चित्र होगा वो कैसा होगा? एक दीर्घवृत्त होगा। और वो दीर्घवृत्त कैसा होगा? इस टाइप का। पहले डब्बा बना लिया करिए, बंद बंद डब्बा बन गया, डब्बा बंद डब्बा बंद, यही है ना, डब्बा बंद डब्बा बंद। तो जब भी डब्बा बंद निशाज का चित्र मिल जाएगा आपको। तो एक दीर्घवृत्त अच्छा सा बना लेना, डब्बा बंद। ठीक है, मान लेते हैं ये बन गया आपका। अच्छा बना लेना, बहुत अच्छा नहीं बना मेरा दीर्घवृत्त। तो ये बना लेना। ये क्या है आपका? केस थर्ड, जब फाई कितना है? π/2। अब हम डालते हैं अगला केस पढ़ते हैं, जब फाई हम ले लें 180 यानी पाई। केस हम तब तक लेते रहेंगे, यानी फाई हम तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक लिसाज फिगर का रिपीटिशन ना होने लगे। यानी जब तक हमें जो पीछे बन चुके हैं उनमें से फिर से कोई ना मिलने लगे, तब तक हम फाई चेंज करते रहेंगे। तो अब हम फाई लेते हैं 180। फाई की वैल्यू है 180। ठीक है, फाई रख दीजिए 180 इसी क्वेश्चन थर्ड में, यानी केस नंबर आपका जो भी हो, फोर्थ है शायद, कि फाई कितना है आपका? 180 यानी पाई रख दीजिए। तो cos 180 -1 और sin 180 0। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये -1 हुआ ना, तो माइनस यानी cos पाई -1, तो ये प्लस हो गया। sin पाई 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो क्या इक्वेशन बची आपके पास? यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी हम सीधे सीधे कहते हैं कि x/a प्लस y/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा। चेक करिए, चेक करिए। वो धुन तो बजाना, चेक तो करना। क्या बात है, सही आया? तिनक तिन ताना। हाँ भाई ताना, ताना जी बताइए सही आया? ठीक है, चलिए भाई। ताना जी कौन है? कौन है ताना जी? चलिए, क्या यहां से हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हमें मिल गया? मिल गया, क्या मिल गया? कोई मिल गया? नहीं, कोई नहीं, y मिल गया। y मिल गया। क्या बोला भाई? y मिल गया। कितना मिला भाई? -b/a इंटू x। सही है? सही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो y मिल गया। क्या देखो, फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई, यानी अब हमें फाई नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन शुरू हो गया है। पहली बार स्ट्रेट लाइन मिली थी, अब 180 जब हमने फाई रख दिया, फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो अब हमें क्या है? फाई नहीं चेंज करनी है, अब सब रिपीट होते रहेंगे। तो क्या हम कहें, इसमें जो होगा निशाज का फिगर, वो क्या होगा? बाजू बंद नहीं, फिगर बंद करना होता है ना, बाजू बंद नहीं। क्या करना है आपको? इस तरीके से बंद कर दिया आपने। वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस। और इस बार आपका स्ट्रेट लाइन कैसी है? ये, क्योंकि स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? निगेटिव। और याद रखिएगा, जिन लोगों को स्लोप पॉजिटिव निगेटिव पहचानने में दिक्कत हो रही है, वो लोग एक डायग्राम में बना रहे हैं आपके लिए, पहचान लीजिएगा। देखिए, अगर इस तरीके से कुछ है, ये आपकी लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन है, एक इस तरीके से लाइन है, तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा और इसका स्लोप हमेशा निगेटिव। क्योंकि जब भी कोई लाइन देखो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप के लिए लाइन देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो जब भी कोई लाइन देखो, नहीं, जब भी कोई आपका स्लोप निकालना हो किसी भी लाइन का, तो आप देखो कि एक्स एक्सिस से उस जो स्लोप वाली लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है,
वो 90 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर बड़ा है तो स्लोप निगेटिव। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाली हो गई ना, तो ये आपका एंगल 90 से छोटा, ये एंगल 90 से बड़ा। तो इस तरीके से ये स्लैंटिंग लाइन याद रखिएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्लैंटिंग लाइन का अगर एंगल 90 से बड़ा, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर, तो निगेटिव स्लोप, और छोटा 90 से तो पॉजिटिव स्लोप। तो ये रिसर्च का चित्र आपका एक केस हुआ जब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में रेशियो कितना है, 1:1 है, 1:1, और एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1 है व्हेन phi is equal to π/4 द लिसार्ड फिगर इज, और डायग्राम बना होता है, आपको पहचानना होता है। या ऐसे आ जाता है कि व्हेन phi is equal to 180, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM आर डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंसीज आर सेम, देन द लिसार्ड फिगर इज। तो 180 में कैसा बनेगा, π/4 में कैसा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ना आप ध्यान रखें तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इक्वेशन ध्यान रखेंगे, और फाई की वैल्यू रख करके जिसकी ये इक्वेशन बनेगी वैसा ही लिसार्ड का फिगर बनेगा, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी रेशियो 2:1 लेंगे, बाकी कहानी ऐसे ही चलेगी। तो उसके लिए आपका क्लास हम करते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट।